हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपको हमारे इस प्रोग्राम फेस टू फेस लाइव इंटरेक्शन सेशन में आपका वेलकम है और सब कोठारी इंस्टीट्यूट को भी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं कि जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके साथ में काफ़ी इंटरेक्ट होंगे। 3 से 4 दिन तो अभी रेगुलरली हम आपके साथ में इंटरेक्ट होते जाएंगे, जिनमें कुछ टॉपिकों को मैंने जो आपकी क्वेरीज रही हैं उनको कुछ टॉपिक्स के अंदर में मैंने कंपाइल किया है और आपके साथ में एक डिस्कशन का ये प्लेटफॉर्म हमने डेवलप किया है, जिसमें हम कई वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से और वेबिनार सीरीज के माध्यम से आप लोगों के साथ में मिलते रहेंगे। और जो कोठारी इंस्टीट्यूट का एक अप्रोच है, सीएमडी जो श्री सुरेश कोठारी जी हैं, उन्होंने बनाया है भारत भाग्य निर्माता, एक बिग कॉन्सेप्ट के तौर पर उसको इंट्रोड्यूस किया है, एक यूनिक अप्रोच के साथ में इंट्रोड्यूस किया है। वैसे भी हमेशा इस दौर में एक नई नई अप्रोच ही सामने आ रही हैं, क्योंकि अभी हम भारी दुनिया से कटे हुए हैं और कोविड-19 क्राइसिस में सबसे पहले अपने इंटरनल सेक्शंस को देख रहे हैं। हम अपने आप को जानने से बात कर रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं। तो जब भी इंसान अपने आप से बात करता है तो निश्चित तौर पर कुछ क्रिएटिव कुछ निकल के आता है। वैसे तो मेरा मानना ये है कि दुनिया में जितनी भी आविष्कार हुए हैं, चाहे वो आइजैक न्यूटन ने द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को लेकर बात की हो, वो भी तभी हुआ जब वो काफ़ी दिनों तक अंतर्वास में थे, अपने आप में थे और वो अपने बारे में ही सोच रहे थे, पूरी दुनिया से कट गए थे। क्योंकि उस ज़माने में लंदन के अंदर एक प्लेग फैला हुआ था और वो उस कॉलेज से भागकर अपने घर में उन्होंने अपने आप को कैद कर लिया था। तो बहुत सारे आविष्कार दुनिया के तभी आए हैं और हम तभी बेहतर कुछ सोच पाए हैं। मेरा तो ये मानना है कि इस दौर में जितना हमने अपने आप को सोचा है, अपने आप से बात की है, तो जो नयापन हमारे अपने विचारों के अंदर आया है वो एक अभूतपूर्व है। और मैं यही सोचता हूँ कि इससे आप सब लोगों ने भी, आप अभ्यर्थियों ने भी अभी अपने आप को जब कमरों में कैद किया है इस कोविड क्राइसिस में, तो आपने पहली बार किताबों से दूर रहकर अपने आप के बारे में कुछ सोचा है। अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो आपके लिए कहीं ना कहीं आगे के दौर में आपको काफ़ी मदद करने वाली है। एक नया व्यक्तित्व आपके अंदर उभर के आया है, बस उसी के अंदर थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको और प्रॉपर बेल शेप के कर सकते हैं, और उसी के लिए हम आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। वीडियो सेशंस और ये लाइव सेशंस के माध्यम से, वेबिनार्स के माध्यम से पहले कभी हम लोगों का इस तरीके से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं भी था, लेकिन बट अब बदलते दौर में मैंने बताया कि कभी भी क्राइसिस का एंड एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ही होता है। तो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ही हुआ है जब हम घर बैठे काफ़ी तरीके से सारी चीज़ें जब लोगों से बात करते हैं गूगल या वेबएक्स के माध्यम से वेबिनार में, तो कई बार हमने देखा है उसका आउटपुट फिजिकल प्रेजेंस से ज़्यादा रहता है, जिसमें कभी कोई आना डिस्टरबेंसेस भी नहीं रहते, बस एक जनरल डिस्कशन करते रहते हैं। आप इस वीडियो को और इस सेशन को भी इसी तौर पर लेंगे कि ये एक तरीके का इंटरेक्शन है, बस मैं आपसे मुलाकात करना चाह रहा था। तो इसी के लिए तो मैंने अपनी पूरी चर्चा को या पूरा जो मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाह रहा हूँ उसको 3 से 4 टॉपिक, इनिशियल टॉपिक जिसको मैं बोलता हूँ इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स के अंदर मैंने कंपाइल किए हैं, जिसमें अमूमन तौर पर ये जो सीरीज बनाई है मैंने वो इसलिए बनाई है कि जब आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चंस के आंसर हम किस रूप में दें। अब चूंकि फिजिकली हम आप लोगों के साथ में नहीं है, तो हम इस वेबिनार के माध्यम से, इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ेंगे और उन क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस को कंपाइल्ड करके और जो उनके आंसर्स हैं उनको क्लब करके एक टॉपिक के तौर पर आप लोगों के साथ में प्रेजेंट करेंगे। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, ये डिज़ाइन किया है कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने, जिसके बारे में और भी एक्सपर्ट्स लोग आपको डिटेल में वीडियो के माध्यम से बताएंगे या वेबिनार के माध्यम से बताएंगे। मैं अपनी उस छोटे से चर्चा में जो मैंने आज लिया है उसमें ये देखा गया है कि सिविल सेवा या संघ लोक सेवा आयोग क्यों और कैसे, वाई एंड हाउ, हम क्यों इसको चुने और कैसे चुने। तो वैसे तो इसके लिए आप अगर YouTube पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियो मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, बट मैं एक थोड़ा अपनी समझ के अनुसार आप लोगों से बात करना चाहता हूँ।
मेरा अपना मानना है कि धरती पे हम लोग जो पैदा हुए हैं, या ईश्वर ने हमको जो भेजा है, या खुदा ने हम लोगों को यहाँ भेजा है, वो केवल इसलिए नहीं भेजा कि आप वहां जाकर हमारी पूजा करें, हमारी इबादत करें, हमारी आराधना करें। उसको भेजने के पीछे का पर्पज एक बहुत बड़ा उसका कॉन्सेप्ट है। उसने जिस तरीके से इस दुनिया का स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, उसमें जो लोग किसी कारणों से, मानसिक या भौतिक कमियों के कारणों से समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं है, उनके लिए आप लोगों को जो काम करना है, शायद वही इसका पर्पज है, हमें यहां पर भेजने का ईश्वर का एक ऑब्जेक्टिव है। मैंने हमेशा गांधी को पढ़ा, विवेकानंद को पढ़ा, और हमेशा एक बात पर जब भी मैं पढ़ता हूं तो एक लाइन पर स्टक हो जाता हूं, जहां वो कहते हैं सर्विस टू मैन और सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। तो मैं हमेशा इस बात पर चिंतन करता था कि जब मनुष्य का उद्देश्य ही दूसरे लोगों की सेवा करना है, तो उस सेवा का एक बहुत अच्छा माध्यम क्या हो सकता है। और मुझे लगा, जब मैंने तमाम पहलुओं पर विचार किया, तो मुझे लगा इस दौर में, विशेषकर भारतीय परिस्थितियों में, सिविल सेवा एक महत्वपूर्ण अवसर इस चीज का प्रदान करती है। और ये एक सेवा का करने का तरीका है जिसमें आपको सामाजिक क्षेत्र में भी सेवा करने का मौका मिलेगा, अर्थव्यवस्था के से संबंधी निर्णय निर्माण भी आप कर सकेंगे, प्रशासनिक निर्णय निर्माण भी आप कर सकेंगे। आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलता है इस सेवा के माध्यम से, जहां आप दूसरे लोगों की सेवा कर सकते हैं। और एक मनुष्य रूप जिसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, गोल। मुझे नहीं लगता कि हमारे जीवन का गोल कोई नौकरी पाना हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि हम शायद यहां पर इसलिए पैदा किया है ईश्वर ने हमको कि हम केवल एक जॉब पालें और अपनी जिंदगी को यहाँ पे कुछ समय के लिए स्पेंड करके चले जाएं। मेरा अपना मानना है कि हमें दूसरे लोगों के लिए करना चाहिए, और शायद तभी ही आप अपने आप को, इस मानवीय जीवन को सफल बना पाएंगे। गांधी ने किया, बुद्ध ने किया, महावीर ने किया। ये सब लोग आज महान हैं। इनको हम भगवान के रूप में मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी को दूसरों लोगों के लिए दिया। लेकिन उस समय के लिए काफी आपको बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता था, सैक्रिफाइस करना पड़ता था, एक नए प्लेटफॉर्म को डिजाइन करना पड़ता था, चाहे आध्यात्म को लेकर हो, चाहे ध्यान को लेकर हो, किसी भी आधार पर उन्होंने इन सारी चीजों को किया। लेकिन आज आपके लिए भारत सरकार ने इस सेवा को बनाया है, जो एक बहुत बड़ा माध्यम है, जिसके माध्यम से आप उन वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, या उन मानवीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं जिनके लिए आप इस धरती पर आए। सर्विस टू मैन इज अ सर्विस टू मैन का गॉड। तो हमेशा एक बात दिमाग में रखना, इसलिए हमें इस सेवा की तैयारी करनी चाहिए। किसी भी सेवा की तैयारी करो, उसके माध्यम से भी जन सेवा की जा सकती है, दूसरे लोगों की सेवा की जा सकती है। बहुत सारे लोग राजनीति को अपना माध्यम बनाते हैं, बहुत सारे लोग विभिन्न पेशों को माध्यम बनाते हैं। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉ के फील्ड में भी आप कर सकते हैं, साइंटिस्ट बनकर भी आप मानव सेवा कर सकते हैं। कहीं कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो फिर सिविल सेवा ही क्यों? मेरा अपना मानना है कि सिविल सेवा, वैसे अगर आपका कोई इंटरेस्ट का कोई फील्ड है तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब अगर नहीं है तो ये एक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेहतर हो सकती है, क्योंकि इसमें जितना एरिया आपको मिलेगा काम करने के लिए, उतना बाकी के अन्य सेक्टर्स के अंदर आपको मिलता नहीं है। क्योंकि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ में इस सर्विसेज को डिजाइन किया गया है। पहली बार जब नॉर्थ कोस्ट ट्रेवलियन कमीशन ने इस एग्जामिनेशन को
के बारे में जब कमेटी बुलाई थी, और जो पहली कमेटी थी नॉर्थ कोस्ट ट्रेवलियन कमीशन, उसने इसी तौर पर इसी ऑब्जेक्टिव के साथ में इस सर्विसेज को डिजाइन किया, जिसमें लोग किसी विशेष स्पेशलिस्ट के तौर पर नजर ना आए, बल्कि जर्नलिस्ट के तौर पर नजर आए, जो सभी क्षेत्रों के अंदर सभी विषयों की जानकारी रखते हुए एक बेहतर निर्णय निर्माण करके लोगों की जीवन शैली को बहुत सुगम बना सकें, उनके लिए कुछ कल्याणकारी कार्य कर सकें। इसलिए मैंने इस दौर में इस छोटे से टॉपिक के माध्यम से आपसे कुछ इंटरेक्ट करने का कोशिश किया। इसलिए मुझे लगता है हमें ये सेवा अन्य की तुलना में एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, जहां आपको गरीबों के लिए भी, प्रशासन के लिए भी, सांस्कृतिक परियोजनाओं को लागू करने के लिए भी, आर्थिक संबंधी निर्णय निर्माण करने के लिए भी एक बेहतर भूमिका निभा सकते हैं, या विभिन्न विचारधाराओं के साथ में, या विभिन्न सारी चीज़ों के साथ में आप इंटरेक्ट होकर उनकी समस्याओं को जानकर, और एक उतनी सत्ता आपको भारत सरकार के द्वारा इस सेवा के माध्यम से दी जाती है, जहां आप बेहतर निर्माण कर सकते हैं। निर्णय निर्माण में एक महत्वपूर्ण पहलू होती है उस मात्रा की सत्ता। मुझे लगता है भारत में इसलिए इस सिविल सेवा को एक सबसे उच्चतम श्रेणी में रखा गया है, जहां जिसके माध्यम से आप वो सभी निर्णय ले सकते हैं, या निर्णय लेने की आपके अंदर क्षमता है। अब प्रश्न उठता है कैसे करेंगे। हालांकि इसके बारे में हम बहुत कुछ बता सकते हैं, घंटों बताए हैं लोगों को, लेकिन ये हम धीमे धीमे अपने सीरीज के माध्यम से आप लोगों को रोज बताते जाएंगे, वीडियो सेशन आते जाएंगे। इसको हम अलग अलग तौर पर एक ही दिन में समाप्त ना तो किया जा सकता है इसको, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसके बारे में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बट उसको एक आसान शब्दों में बहुत कम समय में हम आप लोगों तक वो बात, काम की बात पहुंचा दे, यही इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। अधिकांशतः बच्चे पूछते हैं सेवा की तैयारी कैसे की जाए। मैं उनको बहुत सारा अप्रोच बताने की जगह पे वो एक अपने अलग टाइम में बताएंगे, क्योंकि उसके लिए भी एक निर्धारित समय सीमा होती है। लेकिन सबसे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि अपने मस्तिष्क और अपने आसपास के वातावरण को जितना आसान आप बनाएंगे, इस सेवा में पहुंचना उतना ही आसान हो जाएगा। अमूमन मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में कहता हूं कि जितने भी बच्चे होते हैं, 90% बच्चे एक उस माहौल के साथ में सेवा की तैयारी शुरू करते हैं जहां इतना ज्यादा भय उनके मन मस्तिष्क पर बैठ जाता है कि पता नहीं कितने घंटे पढ़ना होगा, किन किन किताबों को पढ़ना होगा। ये कुछ विशेष लोग ही कर पाते हैं, ये सेवा आम आदमियों के लिए नहीं है। तो उस तरीके से इतना जब कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर लोगे अपने आसपास, तो वास्तविकता में ये सेवा बहुत दूर की कौड़ी हो जाती है। अन्यथा अगर मैं एक शब्द में कहूं, आपको सिर्फ करना इतना है जितना आप बाकी के अकादमिक परीक्षाओं को लेते हैं, बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, अगर उसी श्रेणी में आप यूपीएससी को भी रखेंगे तो आपके लिए एक आसान हो जाएगी। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। स्टोरी है 1921 की, 1920 में सुभाष चंद्र बोस, मैं हमेशा इस घटना को कोट करता हूं आप लोगों के बीच में। 1920 में सुभाष चंद्र बोस जब पहली बार इस सिविल सेवा के एग्जाम में अपीयर होने गए थे, उस समय लंदन में इस एग्जामिनेशन, यूनाइटेड किंगडम में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था। तो जब वो गए थे तो करीब मार्च का महीना था और अक्टूबर का में एग्जाम था। तो 5 से 6 महीने की, जैसे आप लोग दिल्ली में जाते हैं, इंदौर में जाते हैं, जयपुर में, वहां जहां भी इस सेवा से संबंधित तैयारियां आप लोगों के लिए करवाई जाती हैं, तो वो भी उस समय लंदन गए थे। तो पहले उनसे भी कहा गया था कि जैसे हम कहीं किसी दूसरी जगह पर जाते हैं तो सबसे पहले एक नई जगह को जानने में, उसके अनुरूप अपने आप को ढालने में एक समय लगता है।
तो उनसे भी यही कहा गया था कि कुछ समय के लिए आपको लंदन और वहाँ की परिस्थितियाँ, जलवायु दशाओं को भी आपको जानना पड़ेगा। उसके साथ में एक एडजस्टमेंट, तारतम्यता बैठानी पड़ेगी आप लोगों को। तो जब वो मार्च के महीने में गए थे तो कुछ समय तो उनका निश्चित तौर पर इस चीज़ में खर्च हुआ होगा, लेकिन वो यही एक स्पेशलिटी होती है जब आप अपने समक्ष एक बहुत आसान सा वातावरण बना लेते हैं, आपके सामने अपना एक गोल डिसाइड होता है, तो सारी चीजें खुद ब खुद आसान होती चली जाती है। उन्होंने जल्दी ही इस 6 महीने में, जबकि उस जमाने में 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे, जो कि आज के दौर में ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ में आप प्रिपरेशन करते हैं, आपके भारत में ही तैयारी होती है, आपके आसपास ही तैयारी होती है। उस ज़माने में उनको देश छोड़ के 1920 में लंदन जाना, वैसे तो आज के टाइम में हमारे बहुत सारे मध्यम वर्गीय लोगों को आज के टाइम में अगर कोई बोल दे कि आपको लंदन जाना है, या छोड़ो लंदन तो दूर की बात है, आपको भारत में ही किसी दक्षिण भारतीय के प्रांत में जाना है, या दक्षिण भारतीय अभ्यर्थी को किसी उत्तर भारत के प्रांत में कहीं जाना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उस ज़माने में 1920 के एरा में लंदन जाना, और अमूमन तौर पर उस समय थोड़े रॉयल फैमिली के लोग ही जाते थे, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने वेल एडजस्ट किया अपने आप को, और 3 ऑप्शनल के साथ में ये एग्ज़ाम में अपीयर हुए अक्टूबर के अंदर, और वर्ल्ड रैंकिंग में शायद 4th नंबर, ये अपने आप में अचीवमेंट थी। शायद यूरोपियन क्लास 1st, 2nd एंड 3rd नंबर उनको देना नहीं चाहती थी, 4थे नंबर पर आए, और जितने भी उस समय 6 भारतीयों का सिलेक्शन हुआ था, वो 6 में सबसे ऊपर की कैटेगरी में था। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले उस एग्जामिनेशंस के अनुरूप अपने आप को ढाल लीजिए, और एक वैसा ही एक सरल सा वातावरण अपने सामने तैयार कीजिए जो आपके मस्तिष्क में भरा पड़ा है कि नहीं इसके लिए 14 घंटे पढ़ना, कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप 3 घंटे की पढ़ाई में अपने आप को कंफर्ट पाते हैं तो वो 3 घंटे सफिशिएंट है। उसके लिए आपको ये हाय तौबा मचाने की अननेसेसरी कि 14 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, 16 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, 18 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, मेरा ग्रेजुएशन में इतना मार्क्स नहीं आया, मैं 10वीं में इतना स्कोर नहीं कर पाया, मैं 12वीं में 20 एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल के बारे में जाने की जरूरत ही नहीं है। उसको मैं फिर कभी एक आध दिन किसी स्टोरी के माध्यम से, जिसमें मैंने एक टॉपिक भी दिया है मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी, उसके माध्यम से मैं वो सारे उदाहरणों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसके माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि जो हम मान के चलते हैं कई बार, वो सूचनाओं के अभाव में वो जानकारी ही कई बार हमारे सामने काफी जटिलता पैदा कर देती है। और आप यकीन मानिए, इस सेवा में ना जा पाने का एक बहुत बड़ा कारण आपकी पृष्ठभूमि नहीं होती, बल्कि आपने जो वातावरण जो खुद पैदा किया है या अपने आसपास वातावरण को निर्मित होने दिया है, वो सबसे बड़ा अवरोधक है। क्या करें? कुछ मत कीजिए, आप सबसे पहले कुछ बेसिक्स से अपनी चीजों को स्टार्ट कीजिए। बेसिक एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, सिलेबस को से लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। मैं तो इन 3 चीजों के बारे में हमेशा बोलता हूं, 1 इज एनसीईआरटी, सेकंड 1 इज योर यूपीएससी सिलेबस, एंड थर्ड 1 वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। पहले कुछ देखो, प्रीलिम्स के क्वेश्चन, कुछ मेंस के क्वेश्चंस देखो, जिससे आपको आइडिया लगेगा। सिलेबस के ऊपर कमांड बनाओ। 2 पेज का सिलेबस होता है। हम पूरी साल भर दुनिया भर की किताबें पढ़ने के लिए और उस चीज को बनाने के लिए बहुत हाय तौबा मचाते रहते हैं, लेकिन कभी 2 पेज के सिलेबस को तैयार नहीं करते। अगर आपके पास में सिलेबस होगा तो सोचो प्रिपरेशन कितनी आसान होगी। आपसे कहा जाता है न्यूज़पेपर पढ़िए, अरे न्यूज़पेपर में तो दुनिया जहां की इंफॉर्मेशन है। अगर आपको सिलेबस के ऊपर आपका एक्सरसाइज काफी अच्छा होगा तो आप उसमें फिल्टर आउट कर पाएंगे इंफॉर्मेशन। ये हमारे सिटीजन चार्टर की इंफॉर्मेशन इस चीज के लिए उपयोगी है, ये वाली इंफॉर्मेशन आरटीआई की इस पेपर के लिए उपयोगी है, ये बिना उपयोग की इसका कोई उपयोग नहीं। तो आप उस इंफॉर्मेशन को कर देंगे तो पता चलेगा वो न्यूज़पेपर की इंफॉर्मेशन 14-15 पेज की जगह, 10 पेज की जगह 2 पेज आपके लिए काम के निकलेंगे। बट प्रॉब्लम ये होता है कि जब हमें वो सिलेबस के बारे में ही अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो हम पूरा का पूरा दिन भर 3-3, 4-4 घंटे न्यूज़पेपर में कंपाइल एग्जॉस्टेड हो गए और फिर कहने लगे ये तो बहुत मुश्किल हो गया। तो जब तक अप्रोच क्लियर नहीं होती है
इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। मेरा मानना यही है कि सबसे पहले अपने आप को सुव्यवस्थित करके इस एग्ज़ाम को कोई बहुत हाई तौबा के ना बनाते हुए एक बहुत साधारण से एनवायरनमेंट में इसकी हमको तैयारी करनी है और सबसे पहले मेंटल कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करना। तो 2 बेसिक आइडिया मैं इस वार्तालाप के माध्यम से आपके सामने प्रेषित करना चाहता हूँ। होपफुली मेरी बातों को समझ में आएगा। इनकी कुछ आगे की बातें मैं अगले वीडियो में आपके सामने डालूंगा और फिर सब क्लब करके लाइव इंटरेक्शंस आपके क्वेश्चंस के साथ में मैं लेते हुए आपसे बात करूंगा। होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। प्लीज़, थैंक यू।